तो ये वाटर की ऊपर वाली सरफेस देखिए, ये कर्वेचर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो ये वाली लाइन यहाँ पे दिखाई गई है, प्लस यहाँ पे एस एल साइन थीटा ये लग रहा है, एंड ऊपर की तरफ क्या लग रहा है यहाँ पे एस एल साइन थीटा प्लस डी थीटा। तो हमें इस वाली डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी कर्वेचर नहीं मिलता, यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट हमें कर्वेचर मिलता है, तो उस केस में R2 कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये छोटा सा कर्वेचर आप लोगों को दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ऐसे हम लोग यहाँ पे स्फीयर बना सकते हैं इनटू यहाँ पे ये वाला एरिया कितना, देखो ये वॉल इसे पीछे की तरफ है ना, इस वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमें इस वाले यहाँ पे फोर्स निकालना है, यहाँ पे वॉल इस तरीके से यहाँ पे फोर्स लगा रही है नॉर्मल, तो सिंपली हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन हमारी बन रही है, तो यहाँ पे रूट वाली सिचुएशन तो बन नहीं रही, तो हमारा ये वाला हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे x आ रहा है एंड यहाँ पे y आ रहा है, तो हमारा तो बेसिकली हम लोग नीट 2025 के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जिसने बहुत सारा भोकाल मचा रखा है, ठीक है। तो ये वाला जो पीवाईक्यू है नीट 2025 के अंदर पूछा गया है सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में टोटल 4 इसके मेथड डिस्कस करूंगा कि हम लोग 4 तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे 90% बच्चों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है एंड ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद में यहाँ पे मैं टोटल 4 मेथड इसको सोल्व करने के आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। अब देखो यहाँ पे जो फोर्थ वाला मेथड है ना, वो सबसे इजी मेथड है, ठीक है, लेकिन वो मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको देखने से पहले बाकी के 3 मेथड भी देखें, ताकि एक अप्रोच डेवलप हो जो आपको एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प कर सके। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन है मैंने यहाँ पे लिख लिया एंड मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया ना, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद में हम लोग इसको आना ब्रेक करते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन था क्या। यहाँ पे ये 2D डायग्राम है क्वेश्चन का, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका 3D डायग्राम भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आए कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है एंड किस तरीके से हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहना। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि कम टाइम में मैं चारों मेथड यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोगों का टाइम बचे एंड आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाओ। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर एक वाटर टैंक है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से पानी भरा हुआ है एंड उस वाटर की जो सबसे टॉप वाली जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर्वेचर बना रही है एंड ये वाला जो x इज इक्वल टू एल पे जो वाटर है वो थीटा नॉट एंगल यहाँ पे बना रही है। ये x इज इक्वल टू एल पे एक वॉल दे रखी है हमें, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वॉल मेंशन कर रखी है एंड यहाँ पे जब वाटर टच कर रहा है ना, तो वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा नॉट एंगल बना रहा है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि ये थीटा नॉट है ना, ये थीटा नॉट बहुत छोटा है एक से, ठीक है। और यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि एस यहाँ पे सरफेस टेंशन है पानी का, रो यहाँ पे डेंसिटी है वाटर की, जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो वाटर की जो लिक्विड की हाइट है उसको उन्होंने y बोला है। इफ y इज द हाइट ऑफ द सरफेस देन इक्वेशन फॉर y इज, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं एंड हमें यहाँ पे चारों में से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। साथ में यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि थीटा बहुत छोटा है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा यहाँ पे बहुत छोटा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेन थीटा को ऑलमोस्ट साइन थीटा मान सकते हैं एंड साइन थीटा एंड टेन थीटा को ऑलमोस्ट हम लोग थीटा लिख सकते हैं। एंड हमें पता है कि टेन थीटा जो होती है ना, वो dy बाई dx होती है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है एंड इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो वाटर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाटर, ये उसका फ्रंट व्यू है, ये वाटर अंदर तक है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाटर कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जेड एक्सिस आप लोग कंसीडर कर सकते हैं एंड जेड एक्सिस अंदर की तरफ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस 2D का मैं आप लोगों को 3D डायग्राम दिखाऊंगा, तो आप उसमें बेटर समझेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने इस वाले डायग्राम का 3D डायग्राम बनाया है, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाने का ट्राई किया है कि यहाँ पे एक कंटेनर है एंड यहाँ पे ये वाला x इज इक्वल टू एल आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें पानी भरा हुआ है। देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ है एंड जैसे जैसे हम लोग इस वाले डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, पानी आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे ये वाला है ना, ये वाला एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा नॉट है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये एक 3D डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये ऊपर वाली लेयर देखिए, ये वाटर की ऊपर वाली सरफेस देखिए, ये कर्वेचर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो ये वाली लाइन यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये आना फ्रंट व्यू दिखाया गया है, जिस वजह से आप लोगों को केवल ये देखने को मिल रहा है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर तक पानी भरा हुआ है एल डेप्थ तक एंड ये एल डेप्थ बहुत बड़ी है। हम लोग ये एल की वैल्यू आना बहुत ज्यादा मानेंगे कि ये अंदर तक बहुत लंबी लेंथ तक, मतलब ऐसे इधर और मान सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत दूर तक पानी भरा हुआ है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं। अब आई होप आप लोगों को क्लैरिटी होगी कि ये वाला जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर आपको इसकी क्लैरिटी है ना तो आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आगे मैं ये एल लेंथ यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, प्लस यहाँ पे इस कर्वेचर को भी मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ऐसा ना एक स्पीयर यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इस तरीके से एक स्पीयर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वाली चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आगे। आई होप आप लोगों को ये वाला डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। साथ ही साथ में देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज समझा देता हूं। देखो सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में आना एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे, एंड वो फॉर्मूला ये है एक्सेस प्रेशर एंड वो होता है पी एक्सेस इज इक्वल टू एस 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग वन ऑफ द सॉल्यूशन में यहाँ पे यूज करेंगे, एंड ये वाला फॉर्मूला समझने के लिए किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको इस डायग्राम की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे R1 क्या है, यहाँ पे R1 देखो, यहाँ पे एक कर्वेचर हम लोग बना सकते हैं। देखो ये कर्वेचर आप लोगों को दिख रहा है, इस कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, एंड R2 यहाँ पे क्या है, R2 यहाँ पे ये वाला जो कर्वेचर है जो बहुत अंदर तक है इसका कर्वेचर है। तो यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है ना जो अंदर तक डेप्थ तक है, ये एल लेंथ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कर्वेचर नहीं बनता एंड ये बहुत अंदर तक है, तो इसलिए यहाँ पे R2 की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है इनफाइनाइट। तो ये वाली कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग यहाँ पे वन ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर यूज करेंगे। अगर ये डायग्राम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे हर एक सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से समझना इसको। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कुछ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बना दे यहाँ पे, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखो यहाँ पे सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ का प्रेशर कितना है पी नॉट, एंड पी नॉट हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो देखो आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि किसी भी स्टेशनरी लिक्विड की हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्रेशर क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे पी नॉट है तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे भी प्रेशर कितना है, पी नॉट, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली हम लोग यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर जाके एक यहाँ पे छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, डीएक्स एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे। ये वाला डीएक्स एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब देखो ये पूरा का पूरा लिक्विड यहाँ पे किसमें है, रेस्ट में, तो ये डीएक्स एलिमेंट भी किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा। हमें इस डीएक्स एलिमेंट को एनालाइज करने की यहाँ पे जरूरत है कि इस डीएक्स एलिमेंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं एंड वो यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चीज समझने की जरूरत है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ये वाटर का जो ये डीएक्स एलिमेंट है, इसको सरफेस टेंशन की वजह से इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा एस एल, एंड एक फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा एस एल, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डीएक्स एलिमेंट है ना, आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसका थोड़ा बड़ा डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी यहाँ पे मिले। अब देखो क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ पी नॉट प्रेशर है, एंड इस डीएक्स एलिमेंट के ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बनाई है, यहाँ पे भी प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो इस डीएक्स एलिमेंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखो ये जो वाटर है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये जैसे मैंने 3D डायग्राम में आप लोगों को बताया था, ये वाटर अंदर की तरफ है एल डेप्थ तक। तो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो डीएक्स एलिमेंट यहाँ पे है ये अंदर की तरफ एल डेप्थ तक है। तो अब मैं यहाँ पे आना इसका थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी बेटर क्लैरिटी होगी कि ये इसको हम लोग किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो डीएक्स एलिमेंट है छोटा सा, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना लिया ताकि हम लोग डायग्राम को अच्छे से समझ पाए। ध्यान से देखना, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट में क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली हाइट में मान रहा हूँ वाई, एंड इसी की फॉर्म में हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने डायग्राम बड़ा बनाया लेकिन ये ऑलमोस्ट फ्लैट है क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है ना वो बहुत छोटा है। तो हम लोग इसको ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर। एंड ऐसे ही स्ट्रक्चर अंदर की तरफ कितनी डेप्थ तक है, एल डेप्थ तक अंदर की तरफ है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा एस एल, एंड यहाँ पे मान लेते हैं एंड एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से एस एल। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे हमें एंगल जो मानना है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे ध्यान से समझना, हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा, बहुत छोटा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे इस वाले डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तो एंगल बढ़ता जा रहा है एंड यहाँ पे एंगल थीटा नॉट है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मानूंगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, एंड अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला कितना लेना पड़ेगा, थीटा प्लस डी थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सरफेस टेंशन की वजह से इस वाले डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, एंड ये एल क्यों मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है ना वो एस सरफेस टेंशन इंटू एल होता है।
एल लेंथ होती है। एंड मैंने यहाँ पे 3D डायग्राम में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये जो एल लेंथ है ना वो अंदर की तरफ है, कि वाटर जेड डायरेक्शन में कितनी डेप्थ तक है, वो डेप्थ कितनी है यहाँ पे एल, इसलिए मैंने यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस एस एल के कितने कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा जो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस एल कॉस थीटा प्लस डी थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एस एल साइन थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, यहां पे इस एस एल का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला ये हो जाएगा एस एल कॉस थीटा, एंड ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा एस एल साइन थीटा। ठीक है, एंड यहां पे प्लस में ये कुछ मास है इसके अंदर वाटर का, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाई लेंथ है, यहाँ पे पी नॉट प्रेशर है, एंड नीचे की तरफ भी कितना है, पी नॉट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। इस वाटर की ऊपर वाली सरफेस, ये वाली सरफेस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है जो पी नॉट है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ का प्रेशर भी कितना है, पी नॉट। तो यहाँ पे नीचे से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा पी नॉट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी नॉट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पी नॉट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स इंटू एल, ये कितना अंदर की तरफ है, एल अंदर की तरफ है, एंड सेम यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी नॉट इंटू डी एक्स इंटू एल, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोग ऊपर से देखोगे तो ये डी एक्स, ये वाली विड्थ इंटू एल अंदर तक है, ये डेप्थ तक है, तो यहाँ पे ऊपर से ये वाला प्रेशर लग रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला जो फोर्स है इस वाले फोर्स को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। तो इस mg एंड इस एसएल साइन थीटा को नीचे की तरफ जो दोनों एक्ट कर रहे हैं उनको कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे एसएल साइन थीटा प्लस डी थीटा। तो यहाँ पे हमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, एंड जब थीटा बहुत छोटा होता है तो cos थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो जाती है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो अगर इस वाटर का मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो इस वाटर पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इस वाटर पे नीचे की तरफ लग रहा है, एक तो mg लग रहा है, प्लस यहाँ पे एस एल साइन थीटा ये लग रहा है, एंड ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, यहाँ पे एस एल साइन थीटा प्लस डी थीटा, ये वाला फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो अगर ये वाटर यहाँ पे बैलेंस में है, ये वाटर यहाँ पे बैलेंस मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखेंगे, एस एल साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एस एल साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को ऑलमोस्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, एस एल थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू मास m को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, मैं m को क्या लिखूंगा, इसके अंदर जितना भी मास है उसको क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो मैंने पहले ही बोला है कि ये वाला जो है ना, ये वाला एक रेक्टेंगुलर की तरह है जिसका हाइट कितना है y, क्योंकि आप ये कर्वेचर ज्यादा मत समझो, ये कर्वेचर बहुत छोटा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर थीटा बहुत स्मॉल दिया गया है। तो इसको हम लोग अगर एक रेक्टेंगुलर समझ लेंगे y हाइट का, एंड dx क्या है, यहाँ पे विड्थ है, तो ये एरिया कितना हो गया जो आप लोगों को दिख रहा है, y dx कितना हो गया, y dx, एंड ये एरिया अंदर की तरफ कितनी डेप्थ तक है, l डेप्थ तक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, y dx इंटू l। तो हम लोग m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो l y dx, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, रो l y g इंटू डी एक्स प्लस एस एल थीटा, कितना हो जाएगा, एस एल थीटा। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एल थीटा से एस एल थीटा यहां पे कैंसिल हो जाएगा, साथ में हम लोग इस L को भी यहां पे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास में यहां पे क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू रो जी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, डी थीटा इज इक्वल टू रो जी वाई बाई एस इंटू डी एक्स। अब ध्यान से समझो, थीटा क्या है, यहाँ पे बहुत छोटा है, थीटा को हम लोग ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, तो डी इज इंटू टेन थीटा, एंड इस dx को यहां पे ले आऊंगा, इज इक्वल टू रो जी वाई बाई एस। अब ध्यान से समझो, डी टेन थीटा, ये टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, डी वाई बाई डी एक्स, इसको कंसिडर करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो जी वाई बाई एस, ये लिख सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझो, ये एक तरीके से डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डबल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड डबल डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड ये किसके इक्वल आ जाएगा, रो जी वाई बाई एस, इसके इक्वल आ जाएगा ये।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा एंड यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग इसका मेथड 2 देखेंगे, बट मेथड 2 देखने से पहले आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत है, जो हो सकता है कि आपको पता हो एंड हो सकता है कि आपको नहीं भी पता हो। तो आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, आर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई ये एक ट्रैक है, अब यहाँ पे ये ट्रैक है ना, ये सर्कुलर नहीं है ये ट्रैक, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका एक छोटा सा यहाँ पे कर्वेचर ले लें, तो ये कर्वेचर किसी ना किसी यहाँ पे इसका सर्किल का पार्ट है कि नहीं है, ये हम लोग मान सकते हैं कि ये वाला है ना किसी सर्किल का पार्ट है, एंड उस सर्किल की रेडियस कितनी है, आर। तो हमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोल सकता है। एंड यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ये वाली कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, जहां पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या बोल रखा है, टेन थीटा या फिर थीटा, एंड क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ये बहुत छोटा है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे इस मेथड 2 के अंदर, तो आप लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है जो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था, एस 1/r1 प्लस 1/r2। एंड इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे R1 क्या है, R, एंड R2 यहाँ पे क्या है, इन्फानाइट। मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या। देखो, आप लोगों ने है ना मेनिस्कस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला P एक्सेस इज इक्वल टू 2S/R, जहां पे S सरफेस टेंशन है एंड आर यहाँ पे क्या है, मेनिस्कस की रेडियस, एंड वो मेनिस्कस एक स्फेरिकल मेनिस्कस होता है, मतलब किसी स्फीयर का पार्ट होता है। तो वो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो यही से आता है, इसी फॉर्मूले से आता है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करूंगा ये वाला इक्वेशन, PE इज इक्वल टू एस 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे आप लोगों को R1 एंड R2 समझने की जरूरत है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R1 एंड R2 क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो इस वाले फॉर्मूले में R1 इज इक्वल टू आर हो जाता है। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें R1 इज इक्वल टू आर हो जाता है। कैसे, जैसे मैं आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूं। जैसे मान लो ये आप लोगों के सामने एक स्फीयर है, तो यहाँ पे देखो एक कर्वेचर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में एक कर्वेचर समझ सकते हैं ऐसे, एंड दूसरा कर्वेचर इसके सामने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोग कुछ ऐसा कर्वेचर समझ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कर्वेचर ये हो जाएगा जिसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं R1, एक कर्वेचर यहाँ पे ये हो जाएगा जिसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं R2, एंड ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो ये R1 जो है यहाँ पे, ये R1 एंड ये R2 जो है, ये दोनों इक्वल है, जिसको हमने क्या बोला है यहाँ पे R बोला है। इसलिए इस फॉर्मूले में R1 इज इक्वल टू R2 करोगे तो हमारे साथ सामने ये वाला जो फॉर्मूला आ जाएगा 2S/R। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर है ना थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में देखो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये वाला डायग्राम दिखाया था, ये वाला डायग्राम आप लोग यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। इस वाले डायग्राम के अंदर आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि ये हमारा कर्वेचर मेनिस्कस कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये मेनिस्कस यहाँ पे अंदर की तरफ एल डेप्थ तक है, तो हमें इस वाली डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी कर्वेचर नहीं मिलता, यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट हमें कर्वेचर मिलता है, तो उस केस में R2 कितना हो जाता है, इन्फानाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये छोटा सा कर्वेचर आप लोगों को दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ऐसे हम लोग यहाँ पे स्फीयर बना सकते हैं, एक स्फीयर बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे R क्या मिल जाता है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर R मिल जाता है। यही चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस छोटे से कर्वेचर के अंदर हम लोग मान सकते हैं कि ये इस वाले स्फीयर का पार्ट है, एंड इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस हम लोग कितनी मान लेते हैं, R। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में R1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, R, एंड R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। इस वजह से हमारे एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला है ना वो कितना बन जाएगा, S 1/R प्लस 1/इन्फानाइट, एंड 1/इन्फानाइट कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेस प्रेशर कितना बन जाएगा, S/R। ये वाला फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बिना ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व नहीं हो सकता, हम लोग इसको यूज करेंगे। एंड आपको पता होगा कि एक्सेस प्रेशर जो होता है ना वो क्या होता है, P in माइनस P आउट, एंड ये क्या होता है, एक्सेस प्रेशर। अब यहाँ पे P इन क्या है, ये वाला जो स्फीयर है इसके अंदर का प्रेशर, तो इसके अंदर का प्रेशर कितना है, P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इसके जस्ट बाहर यहाँ पे देखो ये आप लोगों को सरफेस दिख रही है, इस सरफेस के जस्ट नीचे की तरफ प्रेशर कितना मान लेते हैं, P डेस। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P नॉट माइनस P डेस इज इक्वल टू P एक्सिस, एंड ये कितना हो जाएगा, S/R।
ठीक है। तो हम लोग ये वाले रिजल्ट यहाँ पे, ये रिजल्ट एंड ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां पे ये रिजल्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो हमने एक्सिस प्रेशर देखा था, पी एक्सिस इज इक्वल टू R1 R है, R2 R है, उसके बाद में हमारा कितना आया था S बाई R, एंड पी एक्सिस होता है P नॉट माइनस P डेस इज इक्वल टू S बाई R। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाली हाइट को मैं क्या मान लेता हूं, इस वाली हाइट को मैं क्या मान लेता हूं, Y मान लेता हूं। ठीक है, कितना मान लेता हूं, Y, ये Y है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, जैसे हमने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बात करी थी कि यहाँ का प्रेशर P नॉट है, तो ऑलमोस्ट ये सरफेस यहाँ पे फ्लैट है, तो हम लोग इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, P नॉट। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ का प्रेशर भी कितना होगा, P नॉट, ये वाला प्रेशर भी कितना है, P नॉट। अब देखो ध्यान से, इस कर्वेचर को देखो, इस कर्वेचर पे जस्ट ऊपर की तरफ प्रेशर कितना है, P नॉट, इसके जस्ट नीचे की तरफ प्रेशर कितना है, P डेस, एंड ये यहाँ पे ये कर्वेचर कुछ ऐसा है, ऐसा, एंड यहाँ पे हम लोग जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये वाई डेप्थ पे यहाँ पे प्रेशर कितना है, P नॉट। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स से कि ये यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, तो मैं क्या लिखूंगा, P नॉट प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू, मुझे अगेन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, P नॉट। यहाँ का प्रेशर कितना है, P नॉट। तो यहाँ से P डेस की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, P डेस इज इक्वल टू, इस S बाई आर को इधर लेके आएंगे तो P नॉट माइनस S बाई आर, ये P डेस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, P नॉट माइनस S बाई आर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू P नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, इस P नॉट से ये P नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S बाई आर इज इक्वल टू रो जी वाई, एंड 1 बाई आर इज इक्वल टू रो जी बाई एस इंटू वाई। अब देखो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन गया है, तो यहाँ पे हमें 1 बाई आर की वैल्यू चाहिए। 1 बाई आर की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये वाला फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि ये dy बाई dx है ना, ये बहुत छोटा है, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो dy बाई dx भी बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल। तो हम लोग इसको ऑलमोस्ट क्या कंसिडर कर सकते हैं, जीरो। जैसे ही इसको जीरो कंसिडर करेंगे तो हमारे पास में r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको इधर लेके आ जाएंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आर को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई आर। तो यहाँ पे 1 बाई आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रो जी बाई एस इंटू वाई, एंड ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमारा पहले मेथड में भी यही आंसर आया था। तो इसकी वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल मेथड था, लेकिन नीट के बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे इसको किस तरीके से करना, क्योंकि नीट के बच्चों को ये वाला फॉर्मूला भी पता नहीं होता एंड ये वाला फॉर्मूला भी पता नहीं होता। लेकिन जेई के बच्चों को ये वाला फॉर्मूला भी पता होता है, ये वाला फॉर्मूला भी पता होता है, तो जेई के बच्चे इस क्वेश्चन को इस वाली कॉन्सेप्ट से आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो चलो हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए, अब यहाँ पे हम लोग थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे कि तीसरे किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आना फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। देखो आपको ये मेनिस्कस दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी। ये जो ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो वाटर है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्सेस को शो करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देख सकते हो आप लोग, लिक्विड सरफेस टेंशन की वजह से इसको आना ऊपर की तरफ खींचेगा इस तरीके से, एंड फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से कितना होगा, एस एल। ठीक है, अब इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा जिसको एस एल हम लोग कोस थीटा नॉट बोल देते हैं, एंड एक कंपोनेंट ये हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस एल साइन थीटा नॉट बोल देते हैं। ठीक है, यहां पे इस वाले पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पे ऑलमोस्ट ये सरफेस फ्लैट है, तो यहां पे लिक्विड जो है इसको इस तरीके से खींचेगा, एंड सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा यहाँ पे वो ऐसे लगेगा, मतलब इस लिक्विड के इधर वाली साइड वाला जो लिक्विड है इस सरफेस को ऐसे खींचेगा, एंड कितना फोर्स लगाएगा, एसएल फोर्स लगाएगा। तो अब देखो यहाँ पे पी नॉट प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है ना, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एंड वो फोर्स कितना होगा, पी नॉट इंटू एक्स इंटू एल, एंड एक्स यहाँ पे हमारी कौन सी वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है एक्स, ये वाली लेंथ हमारी क्या है, एक्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो प्रोजेक्टेड एरिया हमें लेना होता है, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये वाली एक्स एंड ये वाली एक्स लेंथ कितनी तक है, अंदर तक एल लेंथ तक है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे देखो, हमने पहले बात करी है कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर कितना प्रेशर है, इसके ऊपर पी नॉट प्रेशर है, तो इस पी नॉट की वजह से ये वाटर को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो कितना हो जाएगा, पी नॉट इंटू एक्सएल फोर्स लगाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
कि ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल इस वाटर को इस वाली डायरेक्शन में पुश करेगी, एक नॉर्मल लगाएगी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एन बोल देते हैं। एंड एक और यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में भी तो हमें एक सरफेस मिलेगी इस वाली डायरेक्शन में, तो प्रेशर की वजह से इस वाली डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, एंड वो फोर्स कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू वाई इंटू एल। एंड वाई हमारी कौन सी लेंथ है, वाई ये वाली लेंथ है लिक्विड की, ये वाली लेंथ वाई है, यहां तक वाई है, ठीक है। तो इसको अगर 3D डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, देखो यहां पे ये वाला, इस वाले सरफेस को इधर वाला लिक्विड है ना SL फोर्स से खींचेगा, यहां पे इस वाले सरफेस को ये आना ऊपर की तरफ खींचेगा SL, एंड ये वाला कंपोनेंट ये एंगल थीटा नॉट है, तो ये हो जाएगा SL cos थीटा नॉट, एंड ये वाला कितना हो जाएगा SL sin थीटा नॉट, ठीक है। यहां पे देखो इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहां पे प्रेशर P नॉट है, तो ये ऊपर की तरफ पुश करेगा एंड कितना फोर्स लगाएगा P नॉट इंटू XL, जहां पे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, X है, एंड ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे L, पानी अंदर की तरफ L डिस्टेंस तक भरा हुआ है, ऊपर P नॉट प्रेशर है, तो उसकी वजह से P नॉट इंटू XL प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा। एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में भी देखो, अगर ये लिक्विड यहां से ऊपर उठता हुआ जा रहा है, तो इस वाली डायरेक्शन में भी प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो P नॉट इंटू YL फोर्स लगेगा। एंड y हमारी कौन सी वाली हाइट है, y हमारी ये वाली हाइट है लिक्विड की, ये वाली हाइट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उससे ये वाली हाइट है y, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो लिक्विड है ना, यहाँ पे ये वाला लिक्विड कॉलम, ये वाला लिक्विड कॉलम किसमें है, रेस्ट में, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला डायग्राम में यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स दिखाऊंगा, SL cos थीटा नॉट, ये वाला कितना हो जाएगा SL, यहां से ये कितना लगेगा नॉर्मल, एंड यहां से प्रेशर कितना, फोर्स कितना लगेगा P नॉट इंटू YL, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे एंड सिंपली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो ये वाला SL इधर लग रहा है एंड इधर से N लग रहा है, तो SL प्लस N इज इक्वल टू P नॉट YL प्लस SL cos थीटा नॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ये n क्या है, n जो है ना वो यहाँ पे ये जो वॉल है, ये वॉल इस वाटर के ऊपर इस वाली डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगा रही है, एंड इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, एवरेज प्रेशर, यहाँ पे जो भी एवरेज प्रेशर है इस y हाइट तक, ये वाली हाइट कितनी है y, एवरेज प्रेशर इनटू यहाँ पे ये वाला एरिया कितना, देखो ये वॉल इसे पीछे की तरफ है ना, इस वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमें इस वाले, यहाँ पे फोर्स निकालना है, यहाँ पे वॉल इस तरीके से यहाँ पे फोर्स लगा रही है नॉर्मल, तो ये फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एवरेज प्रेशर इनटू ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा y इंटू एल, कितना हो जाएगा y इंटू एल, वाई एल। अब देखो सबसे मेन चीज है यहाँ पे एवरेज प्रेशर निकालना, एवरेज प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था यहाँ का प्रेशर P नॉट है, तो इस वाली लाइन का प्रेशर भी P नॉट है, तो यहाँ पे भी प्रेशर ऑलमोस्ट कितना होगा P नॉट, एंड यहाँ से y ऊपर जाएंगे तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, देखो ये कर्व्ड सरफेस के बाहर की तरफ तो P नॉट प्रेशर है, लेकिन हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस के बाहर की तरफ P नॉट प्रेशर है, तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो यहाँ का प्रेशर है ना, इस पॉइंट का प्रेशर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P नॉट माइनस रो जी वाई। आप लोगों को पता होगा जब लिक्विड सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा, टॉप का प्रेशर बॉटम का प्रेशर बाई 2, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा P नॉट प्लस P नॉट माइनस रो जी वाई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे P एवरेज इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, P नॉट माइनस रो जी वाई डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा P एवरेज आ जाएगा। अब देखो P एवरेज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ये कितना, किसकी वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल, ये नॉर्मल यहाँ पे कौन किस पे लगा रहा है, वॉल लगा रही है इस वाटर के ऊपर, तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे SL प्लस P नॉट माइनस रो जी वाई बाई 2 इंटू वाई एल, ये नॉर्मल की वैल्यू, P नॉट वाई एल प्लस SL cos थीटा नॉट, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ है ना L, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पे S प्लस P नॉट वाई माइनस रो जी वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P नॉट वाई प्लस S cos थीटा नॉट, ये हमारे पास बच गया। तो यहाँ पे ये तो इससे कैंसिल हो जाएगी टर्म, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा S, कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस cos थीटा नॉट इज इक्वल टू रो जी वाई स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास में आ जाएगा। एंड आप लोगों को पता होगा कि जो 1 माइनस कोस थीटा नॉट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, s इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2
इज इक्वल टू रो जी वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखो जब थीटा बहुत छोटा होता है ना तो हम लोग साइन थीटा को ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, एस इंटू टू इंटू ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो थीटा नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू रो जी वाई स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे ध्यान से देखना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में सिंपली क्या आ जाएगा, थीटा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी बाई एस इंटू वाई स्क्वायर। तो थीटा नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट रो जी बाई एस इंटू वाई। ठीक है, उसका रूट ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, वाई। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, थीटा नॉट की वैल्यू आ रही है। अब इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। ये थीटा नॉट क्या है, क्या थीटा नॉट को मैं यहाँ पे टेन थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा ही हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है, ये जो यहाँ पे ये ब्रैकेट में आ रही है ना, ये किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे इस x की जगह पे अगर y होता तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे x है, y नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है। अब देखो हमें तो डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, इसका मतलब इसका हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका एक बार डिफरेंशिएशन अगर हम लोग एक बार और करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, रो जी बाई एस इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फिर से पुट करनी है, तो यहां पे यही वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की है। जब ये वैल्यू आप लोग यहां पे पुट करोगे रूट रो जी बाई एस, तो ये रूट हट जाएगा एंड वाई यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी बाई एस इंटू वाई, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहां पे मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करके। तो अब हम लोग मेथड 4 के बारे में बात करेंगे, जो थोड़ा एलिमिनेशन वाला मेथड है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन यूज करेंगे, पूरा सोल्व नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो फर्स्ट मेथड था उसके अंदर एक चीज करी थी, हमने यहाँ पे x डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा dx एलिमेंट यहाँ पे लिया था हमने dx, और ये dx बहुत ही छोटा है। फिर हमने यहाँ पे ये देखा था कि इस dx एलिमेंट पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है SL सरफेस टेंशन की वजह से, एक फोर्स इधर लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से SL। फिर हमने यहाँ पे एक बड़ा डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम मैं फिर से बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सरफेस है एंड यहाँ पे ये वाला हमारा एलिमेंट था, अगर आप लोगों को थोड़ा पता हो। ठीक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे ये SL की वजह से फोर्स था SL, एंड यहाँ पे ये भी SL की वजह से फोर्स था। लेकिन फर्क ये था कि यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना था, थीटा प्लस डी थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा SL cos थीटा प्लस डी थीटा, एंड इधर क्या हो जाएगा SL sin थीटा प्लस डी थीटा, इस तरीके से। एंड इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर एक SL cos थीटा हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा SL sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड mg यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इस वाले फोर्स एंड इस वाले फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो mg को बैलेंस कर रहा है, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, SL। अब देखो साइन थीटा प्लस डी थीटा, एंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस डी थीटा को सिंपल क्या लिख रहा हूँ, थीटा प्लस डी थीटा माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा SL थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, SL थीटा प्लस SL डी थीटा माइनस SL थीटा एंड इज इक्वल टू mg। तो SL थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे SL डी थीटा इज इक्वल टू क्या है, mg, एंड mg यहाँ पे क्या है, देखो ये dx एलिमेंट की लेंथ है, ये dx एलिमेंट की लेंथ है। तो ये जो ध्यान से देखो, अगर हम लोग इधर जाते जाएंगे तो हर एक dx एलिमेंट के लिए, ये dx एलिमेंट है, ये वाला dx एलिमेंट है, ये वाला dx एलिमेंट है, हर एक dx एलिमेंट का जो वेट है ना, वेट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे ध्यान से देखो, इस वाले को हम लोग सोल्व करेंगे तो इस वाले को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, डी थीटा जो प्रोपोर्शनल होगा वो कहीं ना कहीं mg बाई s होगा, क्योंकि l इधर आएगा l इधर आएगा, वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड वेट जो होता है ना वो y पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी थीटा प्रोपोर्शनल, यहाँ पे वेट के अंदर डेंसिटी आती है, g आता है, एंड यहाँ पे वेट y पे डिपेंड कर रहा है तो y आता है, एंड यहाँ पे s तो आएगा ही। तो सिंपली हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन हमारी बन रही है। तो यहाँ पे रूट वाली सिचुएशन तो बन ही नहीं रही, तो हमारा ये वाला
हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे x आ रहा है एंड यहाँ पे y आ रहा है, तो हमारा तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग ये वाला भी एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम के अंदर सोच सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के जो 3 मेथड हमने डिस्कस किए हैं उनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दिस मेथड। बट ये मेथड अगेन आप लोग एलिमिनेशन वाले तरीके से कर सकते हो, बट स्टार्टिंग के 3 मेथड जो है ना वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मेथड हैं, उनमें कोई भी एलिमिनेशन ट्रिक हमने यूज नहीं करी थी, वहां पे एजम्पशन जरूर माना था हम लोगों ने, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 4 सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया आप लोगों को समझाने का, ठीक है। आपको जो भी मेथड पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, कौन सा मेथड आपको ईजी लगा एंड किस मेथड से आपको ज्यादा समझ में आया।